जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमें पता है, करंट अफेयर्स के लिए सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के हिसाब से पीटी 365 के लिए सभी लोग जो हैं इसके बेसिक सोर्सेज को कवर करते हैं और पीटी 365 पढ़ते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम मिस कर देते हैं कि जो भी न्यूज़ हमारे चर्चे में हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा साल भर जिनमें खबरें बनी रहीं, क्या हम उन चीज़ों से संबंधित यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं या नहीं। तो ये एक वीडियो की सीरीज़ आने वाली है, तो जिसमें ये पहला वीडियो है। फिलहाल हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो न्यूज़ में है। जैसे ये पहली न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये काफ़ी चर्चा में भी थी और पीटी 365 में भी इसे कवर किया गया। लैंडमार्क जो केशवानंद भारती जजमेंट है 1973 का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमें देखने को मिली, इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब 50 साल पूरे हो गए हैं इस लैंडमार्क जजमेंट के, तो हमारा ये काम बनता है कि इनसे संबंधित आए हुए सवालों को हम कवर करें। क्यों? क्योंकि इससे हमको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि अगर केशवानंद भारती के ऊपर सवाल बनेगा, इस जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो किस तरीके का बनेगा। अब कहने को तो ये करंट अफेयर्स है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे और अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं वन बाय वन। आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। इससे होगा ये कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके से मॉक टेस्ट के दौरान जब हम सवालों को सॉल्व करते हैं तो उनसे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिलता है कि इसे हम उस वे में कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको वीडियो में प्रोसीड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज 2020 का है और इसमें देखिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। तो देखिए पहला ये कहा जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को किन टर्म्स में, तो फेडरलिज्म में, सेक्युलरिज्म में, फंडामेंटल राइट्स में, डेमोक्रेसी में। इन टर्म्स के बेसिस पे बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है। दूसरा ये कहा जा रहा है, जो भारत का संविधान यह हमें जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, जिससे भारतीय नागरिकों के लिबर्टीज़ को सेफगार्ड किया जा सके और उन आइडियल्स को, उन आदर्शों को प्रिजर्व करके रखा जा सके जिस पे हमारा संविधान आधारित है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में हमने ये चीज़ें ऑलरेडी कवर करी हैं कई बार। संविधान में ही ये वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो संविधान के द्वारा डिफाइन कैसे कर दिया जाएगा? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। दूसरा ये कहा जा रहा है जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, तो आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। कहा जा रहा है हमारा संविधान जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, जिससे नागरिकों के लिबर्टीज को प्रिजर्व करके रखा जा सके। देखिए ये जुडिशियल इंटरवेंशन है, बट हमारे संविधान में ये प्रोविजन नहीं देखने को मिलेगा डायरेक्टली, तो इस कारण से ये भी गलत हो जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला प्रोविजन है ये भी लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती जजमेंट केस के थ्रू आया है। तो सिंपल सी बात यह है कि 1973 से पहले कई बार इन चीज़ों पर चर्चाएं हुई कि क्या हमारा जो पार्लियामेंट है वो संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है। तो एट द एंड जो है 1973 के केशवानंद जजमेंट में ये कहा गया कि हमारा जो संविधान है इसमें पार्लियामेंट किसी भी पार्ट में बदलाव कर सकती है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और कुछ प्रोविजंस को बेसिक स्ट्रक्चर में फिलहाल जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा ऐड किया गया है, लेकिन खुद में बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, ये सीडीएस 2016 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपने आप में इतना बढ़िया है कि आप आसान सवाल होने के बावजूद भी मैक्सिमम इसका एक्यूरेसी जो स्ट्राइक रेट रहेगा वो 50 to 70% रहेगा, क्योंकि आप खुद से अटेम्प्ट करके देखिए और इस क्वेश्चन में किस तरीके का ट्रैप है वो हम डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये किस चीज़ से संबंधित है। पहला ये कहा जा रहा है जुडिशियल रिव्यू के पावर से, दूसरा केशवानंद भारती के जजमेंट से, ये आई थिंक पहले लिखा जाना चाहिए, आर्टिकल 368 के कॉन्स्टेंट से संबंधित, और चौथा ये कहा जा रहा है गोलकनाथ के जजमेंट से संबंधित। देखिए केशवानंद भारती जजमेंट जो है ये कब आया? 1973 में, और 1973 में ही बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन भी हमारे सामने निकल करके आई। तो गोलकनाथ से इसका जजमेंट नहीं है, गोलकनाथ से इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है। आपसे पूछा गया किससे रिलेटेड है, तो गोलकनाथ को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल सही बात है, केशवानंद भारती जजमेंट की मुख्य बात ही यही थी कि हमारे जो कोर्ट है, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट, इनके द्वारा जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। दूसरा ये कहा गया केशवानंद भारती जजमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 368 में अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, ठीक है, तो ये भी संबंधित है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सवालों को अटेम्प्ट करके बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि हाँ अब तैयारी सही दिशा में जा रही है या इन जगहों पे हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये CAPF 2021 का है, लेटेस्ट वाले सवाल ही हैं सारे 2-5 सालों के अंदर के ही। अब ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट आपको बताना है ना कि करेक्ट। अब ये क्वेश्चन मतलब मैं इसे आज के क्लास का सबसे टॉप क्वेश्चन कहूँगा। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है अपने आप में, UPSC ही बस ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। देखते हैं वन बाय वन। पहला ये कहा जा रहा है कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उद्देशिका कहते हैं प्रस्तावना, इसमें स्टार्टिंग में हमें सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये वर्ड नहीं देखने को मिले थे। दूसरा ये कहा जा रहा है प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर को शामिल करता है, ठीक है, प्रियम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर है। तीसरा ये कहा जा रहा है बाय इटसेल्फ द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी स्वयं जो है प्रियम्बल खुद से जो है ये कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रियम्बल के कोई पार्ट के कारण जा सकते हैं कोर्ट में और कह सकते हैं कि ये प्रोविजन को एप्लीकेबल किया जाए, ठीक है, वो अलग वो हो सकता है, अलग बात हो, बट आपको समझना ये है कि प्रियम्बल खुद से ही जो है एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में। चौथा ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने ये हेल्ड करा है कि प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। मान लीजिए संविधान है, संविधान का कोई आर्टिकल है, अब वो आर्टिकल लेट सपोज उतना क्लियर नहीं है, उसकी मीनिंग स्पष्ट नहीं निकल करके आ पा रही है, वो एम्बिगुअस है, तो क्या उस केस में हम प्रियम्बल का यूज करके प्रियम्बल के सहारे से बता सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं या नहीं? ये चौथा ऑप्शन कह रहा है। चूंकि हमें गलत बताना था तो देखिए इसमें गलत कौन सा है। इसमें साफ तौर से जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल की बात ही खास यही है कि प्रियम्बल खुद से एनफोर्सिएबल नहीं है, बट प्रियम्बल को लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे तो कैन नॉट लिख दिया गया है, यहाँ पे ये कैन होगा। ये सारे ही आपको पॉलिटी के बुक्स में कवर्ड मिल जाएंगे, लक्ष्मीकांत वगैरह में, तो इस कारण से ये गलत है। अच्छा, बहुत लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर के कंफ्यूज थे जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी। ऑफिशियल की में आंसर डी है, और ये मैंने एक्सप्लेन भी करा था साथ में ही पेपर जब हुआ था कंडक्ट, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि देखिए ये जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल में हमें पता है कि कुछ वर्ड बाद में जोड़े गए। कौन कौन से? सेक्युलर, इंटेग्रिटी और एक कौन सा वर्ड? सोशलिस्ट। तो ये 3 वर्ड बाद में जोड़े गए, लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं था। बिल्कुल सही बात है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहाँ था? सिर्फ तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था ना। उम्मीद है आप समझ पाए फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब। बहुत लोग कंफ्यूज थे इसमें कि मतलब अलग अलग वे में इंटरप्रेट किया जा रहा था, लेकिन जो सही इंटरप्रिटेशन है वो मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ प्रोविजन तो है ही, फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म, ये हमारे प्रियम्बल में है, बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। दैट मीन्स कि प्रियम्बल के अंदर वर्ड्स ऐसे शामिल हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में भी हैं, तो इस कारण से ये भी बिल्कुल सही होता है। प्रियम्बल इज नॉट, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। चौथा जो है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका आंसर जो है ये चौथा वाला ऑप्शन गलत है, कैन होना चाहिए यहाँ पे। तो इस ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, इस कारण से मैंने ये सवाल लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से भी स्टेटमेंट फॉर्म किया जा सकता है। इसमें संविधान के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात की जाएगी और कहा जाएगा कि क्या इसमें बेसिक स्ट्रक्चर शामिल है या नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछा गया है, अच्छा ये भी CDS का क्वेश्चन है, CDS 2013 का। इन द SR बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस विच वन अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड किया गया, और ये SR बोमाई केस की बात की जा रही है। तो ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि स्पेसिफिकली काफ़ी सारे जो टर्म्स हैं ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में टाइम टू टाइम जो है जुडिशियल इंटरवेंशन के द्वारा शामिल किए गए हैं। इनमें से सभी को याद रख पाना मुश्किल है, बट SR बोमाई अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो वर्ड जोड़ा गया कौन सा है, आंसर इसका बी है, यानी सेक्युलरिज्म को जोड़ा गया है। तो सेक्युलरिज्म जो है टर्म ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और बेसिक स्ट्रक्चर की खासियत हमें पता है कि पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर बेस्ड है। तो न्यूज़ कुछ ऐसा है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट जो निकल करके आया, उसमें ये कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट जज इनकी इंडिपेंडेंस भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस कारण से डिस्ट्रिक्ट जज वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSC के द्वारा उन्हें हम कवर कर लेते हैं क्विकली, इससे काफ़ी तेज़ी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कंप्लीट क्लैरिटी भी मिल जाएगी।
अगेन काम वही करना है, वीडियो पोस्ट करके आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। तो अपॉइंटमेंट के संदर्भ में पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब ये है, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। लेट सपोज ये स्टेट है, स्टेट का नाम है ए। भारत के ए राज्य में अगर अपॉइंटमेंट होनी है तो किनके द्वारा होगी? गवर्नर के द्वारा। किनकी अपॉइंटमेंट? डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाएगी, इसमें हाई कोर्ट की भी कंसल्टेशन रिक्वायर्ड रहेगी, यानी हाई कोर्ट की सहमति रहेगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। देखिए, हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की। तो ये सब गलत है, चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं करते, गवर्नर ही करते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन सी है। और भी कुछ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिविल सर्विसेज 2004 का क्वेश्चन है। इसे भी अगेन आप ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, 4 स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला ये कहा जा रहा है, जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट का, ये कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है, सेशन जज होता है। दूसरा ये कहा जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, इसमें कंसल्टेशन लेनी होती है हाई कोर्ट की। तीसरा ये कहा जा रहा है, एक पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, योग्य है, वो उन्हें एक एडवोकेट या प्लीडर होना चाहिए 7 सालों या उससे ज़्यादा के लिए। किनमें? तो जुडिशियल सर्विस में। और चौथा ये कहा जा रहा है, जब सेशन जज अवॉर्ड करते हैं डेथ सेंटेंस को, ठीक है, यानी मृत्यु से संबंधित जो सेंटेंस है, ये कंफर्म किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को अप्लाई करने से पहले। देखिए, यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, ये सेशन जज के रूप में देखने को मिलते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट जज है, ये तो अभी हमने लास्ट के क्वेश्चन में भी देखा था। हाई से थोड़ा आर्टिकल के संबंध में भी देख लेते हैं। तो ये बेयर एक्ट है और ये संविधान का भाग 6 है, जो कि स्टेट से डील करता है। आर्टिकल 233 देखिए, डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात है। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट shall be made by the governor of the state in consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such state। यानी गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट होगी और इसमें जो कंसल्टेशन ली जाएगी वो हाई कोर्ट की ली जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये एडवोकेट प्लीडर, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये आप देखिए, इसका जो अगला प्रोविज़न है 233 के क्लोज 2 का, इसमें यही लिखा गया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज की एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे तो 7 साल से जो है यहाँ पे 7 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी 7 साल या उससे ज़्यादा का जो प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है एडवोकेट या प्लीडर के रूप में। और हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन भी चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। तो सारे प्रोविज़न आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए, क्या आपसे पूछा जा रहा है, ये सिविल सर्विसेज 1996 का क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट जज में जो है कौन सी चीज़ जो है ये शामिल नहीं देखने को मिलेगी, कौन सा टर्म जो है ये शामिल नहीं है। पहला ये कहा जा रहा है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, दूसरा सेशन जजेस, तीसरा ट्राइब्यूनल जज और चौथा चीफ जस्टिस ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसे अटेम्प्ट करिए। सो आर्टिकल 236 में जो है इंटरप्रिटेशन दी गई है। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, इनमें क्या क्या शामिल है? जजेस ऑफ आ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, और इसमें और भी कौन है? तो चीफ जजेस शामिल हैं, स्मॉल कोज कोर्ट के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शामिल हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं और असिस्टेंट सेशन जजेस हैं। तो इसमें कई तरीके के जजेस और मजिस्ट्रेट आपको शामिल दिखेंगे, बट ट्राइब्यूनल जज नहीं है। ट्राइब्यूनल किसी स्पेशल कोज के लिए, स्पेशल लॉ को इफेक्ट में लाने के लिए जो है ये गठित की जाती है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो डिटेंशन है, खास तौर से प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये कॉलोनियल लेगेसी को दिखाता है, ठीक है। और इस कारण से जो है बहुत रेयर केस में ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल ये जरूरी हो। तो समझते हैं कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है और इसमें क्या क्या प्रोविजन देखने को मिलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीएससी के द्वारा जो है क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए, या अगर कोई रिसेंट में किसी स्टेट पीएससी का बढ़िया सवाल हो तो उन्हें भी मैं इंक्लूड करता हुआ चलता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो है आपके स्टेट पीएससी का है, बट लेटेस्ट वाला सवाल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से संबंधित आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला ये कहा जा रहा है कि इनमें डिटेनमेंट शामिल है उस पर्सन की। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इनमें उन्हें डिटेन किया जाता है जिनमें खतरा हो कि आगे चल के ये फ्यूचर क्राइम करेंगे या फिर ये स्केप करेंगे फ्यूचर प्रोसिक्यूशन से। दूसरा ये कहा जा रहा है जो आर्टिकल 23 का क्लोज 3B है,
ये अलो करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अलो किया जाता है फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर रीजन, यानी राज्य की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, यानी लोगों के हित में प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला पार्ट हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तीसरा ये कहा जा रहा है जो बंगाल रेगुलेशन है 1818 का और जो रोलेट एक्ट है, ये इसलिए इनेक्ट किया गया था ताकि गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा सके, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेस पे भी ये लोगों को अरेस्ट कर सके। आई नो कुछ लोग न्यू होंगे तो थोड़ा मैं बेसिक समझाता हूँ। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, तो इनमें आपको डिटेंशन दो तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है वैसे लोगों को जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया या डिटेन कर लिया गया। तो डिटेनमेंट जब भी मैं बोलूँ तो आप समझ जाइए कि मैं अरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, दो तरीके की डिटेंशन होती है। पहली होती है प्यूनिटिव, दूसरी होती है प्रिवेंटिव। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन में ये होता है कि अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई क्राइम किया गया है, कोई ऑफेंस किया गया है, तो इन्हें ट्रायल के लिए ले जाया जाएगा और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद अगर ये कन्विक्ट होते हैं तो इन्हें दोषी करार दिया जाएगा और इस तरीके से इन पर कार्रवाई होगी। तो यह है प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। वैसा डिटेंशन जिसमें क्राइम साबित होने के बाद इन्हें डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। जब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो नाम से ये स्पष्ट हो रहा है प्रिवेंट करने की बात की जाएगी, ठीक है, प्रिवेंट करने की बात की जाएगी। मतलब वैसे पर्सन जिन पर अंदेशा है कि ये फ्यूचर में कोई क्राइम करने वाले हैं, उन्हें बिना ही ट्रायल और कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए, ठीक है। हालांकि इसमें और भी कुछ प्रोविजंस है, बट जो मेन ब्रॉड एस्पेक्ट्स है वो हमने कवर किया। अब डिफरेंस क्या है, होप आप समझ गए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सिविल सर्विसेज मेंस में काफ़ी टाइम पहले। अब पर्पस क्या होगा प्रिवेंटिव का, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका पर्पस ये है कि नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर पास्ट ऑफेंस। ऐसा नहीं है पुरानी गलतियों के लिए सजा दी जा रही है, बल्कि इन्हें रोकना है ताकि आगे चल के इस तरीके का कोई ऑफेंस ना कमिट करे। ये शक के आधार पर देखने को मिलती है। अच्छा, इनमें कुछ प्रोविजंस है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। पहला तो यही बात है कि इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया है। उसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर की जो है एक तरीके से सपोर्ट भी दिए जाने वाली बात है, डिफेंड किया जा सके इन्हें लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा। तीसरा यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो है इन्हें प्रस्तुत करना है 24 घंटे के भीतर, जिनमें जर्नी टाइम एक्सक्लूडेड होनी चाहिए ना, यस, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। चौथा ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर रिलीज करना है अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेज फॉर फर्दर डिटेंशन, यानी मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी मिलती है तो जो है 24 घंटे से ज़्यादा रोक करके रखा जा सकता है, अदरवाइज रिलीज किया जा सकता है। तो ये जो सेफगार्ड है ये अवेलेबल नहीं है एनिमी एलियन को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनिमी एलियन मतलब वैसे देश जिससे हमारे निकटतम संबंध नहीं है, ठीक है, और या वैसे पर्सन जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है तब तो ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्यूनिटिव के अंदर किया गया तो फिर ये प्रोविजंस लागू होंगे, क्योंकि अब प्रिवेंटिव के लिए किया ही गया है, रोका ही इस कारण से डिटेन ही किया गया है ताकि ये फर्दर किसी तरह का इनसे खतरा ना हो, और फिर इस तरीके का प्रोविजन कर दिया जाएगा तो फिर कोई इसका पर्पस सर्व नहीं हो पाएगा। तो अभी हमने साफ तौर से पढ़ा कि एनिमी एलियन को जो है, यानी वैसे देश जिनसे हमारे संबंध ठीक नहीं है, वैसे देशों के साथ जो है ये प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है। और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो है डिटेन किया गया तो भी आर्टिकल 22 में जो प्रोविजंस हैं, जो सपोर्ट है, जो प्रोटेक्शन है, वो चीज़ नहीं दी गई है। फॉरेनर नहीं, वैसी कोई बात नहीं, फॉरेनर को भी ये सपोर्ट दिया गया आर्टिकल 22 के अंदर का, और ओवरसीज सिटीजन को भी दिया गया। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, बिकॉज आपसे पूछा गया नॉट अवेलेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CDS 2016 का क्वेश्चन है, अगेन प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर ये सवाल है। पहला ये कहा जा रहा है जो डिटेन्यू है, यानी जो बंदी है, हैज़ नो राइट अदर देन दोज मेंशन इन क्लॉज 4 एंड 5 ऑफ आर्टिकल 22, यानी केवल इनके पास आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 और 5 के तहत अधिकार है। दूसरा ये कहा जा रहा है जो डिटेन्यू है, ये इनके पास ये अधिकार है कि ये चैलेंज कर सके डिटेंशन ऑर्डर को इस बेसिस पे कि वो ऑलरेडी जेल में थे जब ये डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया। तीसरा ये कहा जा रहा है डिटेन्यू जो है ये बेल क्लेम कर सकते हैं इस आधार पर कि ये प्रिजन में है 24 घंटा के बाद भी और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर। देखिए बेल वाली बात गलत है, ठीक है, बेल का प्रोविज़न नहीं देखने को मिलेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, तो थर्ड तो एलिमिनेट हो जाता है, बाकी दोनों सही है। हाँ, जो डिटेन्यू है उनके पास क्लोज 4 और 5 के जो है आर्टिकल 22 के अंदर ये प्रोविजंस तो हैं, बट इसके अलावा नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये ऑब्वियस ही बात है कि ये चैलेंज कर सकते हैं इस डिटेंशन ऑर्डर को इस बेसिस पे कि ये ऑलरेडी जेल में है और उस टाइम पे डिटेंशन ऑर्डर पास कर दिया गया है। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 ओनली होगा।
तो आखिर आर्टिकल 22 के क्लोज 4 और 5 में ऐसा क्या है जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है शामिल किया गया है, देख लेते हैं। तो देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या बात है, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शेल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ। यानी सिंपल सी बात यह है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में यह अधिकार है डिटेन्यू को कि उन्हें 3 महीने से ज़्यादा जो है डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस है, ठीक है, वो तो हमने डिस्कस किया अभी। इसी तरीके से क्लोज 5 भी अगर आप देखेंगे तो ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो जिन्हें डिटेन किया गया है उनके पास ये अधिकार है कि व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शेल एज सून एज मे बी कम्युनिकेट टू सच पर्सन। यानी बेसिकली जिन पर्सन को डिटेन किया गया है उनसे जल्द कम्युनिकेशन की जानी चाहिए, उनसे जल्द बातचीत की जानी चाहिए और उन्हें ये मुहैया करवाना चाहिए एक अपॉर्चुनिटी जिनसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, बेसिकली जो है लीगल हेल्प की बात देखने को मिल रही है, लीगल असिस्टेंस की बात। सो यहाँ पे हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी क्वेश्चंस को कवर कर लिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन, 8th शेड्यूल और ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं पॉलिटी के जो करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो उन क्वेश्चंस को भी अगर आप चाहते हैं इसी वे में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कवर करूं, देखिए कंप्लीट न्यूज़ क्या है, स्टैटिक जो क्वेश्चन बनता है ना, ये करंट अफेयर में कोई न्यूज़ में है कोई बात तो उससे स्टैटिक वाले पार्ट को लिंक करके बनता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उस जजमेंट का नाम बताइए जिसके कारण ये बोला गया कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बट डिस्ट्रिक्ट जज के प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आप इस बात की रेलेवेंस को समझते हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए या नहीं, और अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है तो बाकी अन्य किसी विषय के लिए अगर आप इसी तरीके की सीरीज चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।